बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहसिन हनीफ, योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा बेसिक केमिस्ट्री की हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसके 9th क्लास के लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं और 10th क्लास के भी 2 चैप्टर्स केमिकल इक्विलिब्रियम और एसिड बेस एंड सॉल्ट यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है, आप उसको देख सकते हैं। आज हमने इस सीरीज का यानी 10th का 3rd चैप्टर स्टार्ट करना है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चैप्टर का नंबर है चैप्टर नंबर 11 और आज हम उसका फर्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये चैप्टर लेंथी है, इसको हमने 2 इक्वल वीडियोस में डिवाइड किया है। आज हम क्या पढ़ेंगे वो हम देख लेते हैं। आज के बेटा जो हमारे कंटेंट्स हैं उसके अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इसकी डिटेल देखेंगे। फिर हम देखेंगे वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है और इसको रिजेक्ट कैसे किया गया। फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फार्मूलाज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनके फार्मूलाज कितनी किस्म के हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम देखेंगे। देन वी विल स्विच ऑन टू जर्नल कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और लास्ट में बेटा हम डिस्कस करेंगे सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बेटा ये हमारे कंटेंट्स हैं जिनको हमने टर्न बाय टर्न डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं जी। व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है जी। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने एक डेफिनेशन लिखी है, एक लाइन लिखी है, ऑर्गेनिक इज डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड ऑर्गेनिज्म। जो लफ्ज ऑर्गेनिक है उसको ऑर्गेनिज्म से डिराइव किया गया, यानी लफ्ज ऑर्गेनिज्म से निकला है। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे कंपाउंड्स जो लिविंग बॉडीज में पाए जाते हैं या जो सिर्फ लिविंग बॉडीज में ही प्रिपेयर होते हैं उनकी स्टडी कहलाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और लफ्ज जो ऑर्गेनिक है वो निकला है ऑर्गेनिज्म से। इट मींस कि ऐसे कंपाउंड्स जो ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं उनकी स्टडी कहलाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये वो कंपाउंड्स हैं जो सिर्फ लिविंग बॉडीज में प्रिपेयर किए जाते हैं। अब यहां पर एक साइंसदान आता है, नाम है उसका जे बेर्जेलियस, जॉन्स जेकब बेर्जेलियस। इसने इस लाइन को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। हमने कहा है ना कि प्रिपेयर्ड इन लिविंग बॉडीज, तो बेर्जेलियस ने कहा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग बॉडीज में ही प्रिपेयर किए जा सकते हैं, इनको हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनको बनाने के लिए एक ऐसी फोर्स रिक्वायर्ड होती है जिसको हम कहते हैं वाइटल फोर्स, और ये वाइटल फोर्स सिर्फ और सिर्फ नेचर ही प्रोड्यूस कर सकती है। इसलिए इस फोर्स को प्रोड्यूस करना चूंकि इंसान के बस की बात ही नहीं है, तो इसलिए जो कंपाउंड है वो इंसान प्रिपेयर कर नहीं सकते लेबोरेटरी के अंदर, इनको सिर्फ नेचर प्रिपेयर कर सकती है। सो दिस थ्योरी वाज नोन एज वाइटल फोर्स थ्योरी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब भी हम स्टार्ट करते हैं वो वाइटल फोर्स थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है? वाइटल फोर्स थ्योरी एक थ्योरी है जिसके मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिर्फ और सिर्फ लिविंग बॉडीज में ही प्रिपेयर किया जा सकता है, इनको हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये कहलाती है वाइटल फोर्स थ्योरी। और इस थ्योरी को पेश करने वाला साइंटिस्ट था जे बेर्जेलियस। याद रखिएगा, एमसीक्यूज के हवाले से अक्सर पूछ लेता है कि वाइटल फोर्स थ्योरी किसने पेश की थी और वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है, इसको ज़हन में रखिएगा। फिर एक साइंटिस्ट आता है फ्रेडरिक वोलर, नाम है उसका फ्रेडरिक वोलर। 1828 के अंदर उसने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया था, यानी उसने इस वाइटल फोर्स थ्योरी को गलत साबित कर दिया था। उसने गलत साबित कैसे किया? कोई उसका प्लान नहीं था गलत साबित करने का, बल्कि एक्सीडेंटली यानी हादसाती तौर पर उसने इस थ्योरी को गलत साबित कर दिया। कैसे साबित किया गलत? बेटा उसने लिया अमोनियम सायानेट NH4CnO, वो इसको गर्म कर रहा था, तो गर्म करने के दौरान जो अमोनियम साइनेट है वो कन्वर्ट हो गया यूरिया के अंदर, जिसका फार्मूला होता है NH2CO। अब जो अमोनियम साइनेट है वो इनऑर्गेनिक है और जो यूरिया है बेटा वो ऑर्गेनिक है। तो इस तरह यूरिया वाज द फर्स्ट कंपाउंड जो एक्सीडेंटली प्रिपेयर किया गया। कैसे प्रिपेयर किया गया? अमोनियम सायानेट को हीट करके प्रिपेयर किया गया। और इसको प्रिपेयर किसने किया? फ्रेडरिक वोलर ने प्रिपेयर किया। किस ईयर में किया? 1828 में किया। तो बेटा ये है रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। फिर सुन ले,
जो वाइटल फोर्स थ्योरी है इसको फ्रेडरिक वूलर ने 1828 में रिजेक्ट किया था एक्सीडेंटली। कैसे? वो अमोनियम साइनेट को हीट कर रहा था, गर्म कर रहा था, जब उसको कन्वर्ट कर दिया उसने यूरिया के अंदर। यूरिया बेटा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। सो यूरिया वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट वाज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। यूरिया जो है वो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसको लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया गया। इसके बाद देखिए अब डेफिनेशन क्या की हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। हमने कहा जी कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बेसिकली वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड नहीं है जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, क्योंकि डेफिनेशन चेंज हो गई ना, वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट हो गई। तो उसके बाद जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन है वो लिविंग बॉडी से निकलकर बाहर आ गई। अब हम उसको डिफाइन कैसे करते हैं बेटा? उसको हम डिफाइन करते हैं स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ये हाइड्रोकार्बन की स्टडी है। हाइड्रोकार्बन से मुराद ऐसे कंपाउंड्स हैं जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं। तो बेटा ये कौन सी स्टडी होगी? ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ये उन कंपाउंड्स की स्टडी है जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है, या वो कंपाउंड्स जो हाइड्रोकार्बन से बनाए गए हैं, जो हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव हैं, उनकी जो स्टडी है वो क्या कहलाती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर याद रखिएगा कार्बन और हाइड्रोजन ये इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, यानी जरूरी अज्जा, ये लाजमी तौर पर मौजूद होने चाहिए। जबकि इनके अलावा ऑक्सीजन हो सकती है, नहीं भी हो सकती, नाइट्रोजन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, फास्फोरस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, और एक्स से मुराद है हैलोजन। हैलोजन हो भी सकती है, हैलोजन नहीं भी हो सकती, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन का होना लाजमी है। तो इस तरह के कंपाउंड्स को कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उनकी स्टडी क्या कहलाती है बेटा? हाइड्रोकार्बन की स्टडी कहलाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएं। फार्मूलाज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किन फार्मूला से जाहिर किया जा सकता है? 4 किस्म के फार्मूलाज हैं जिनकी मदद से ऑर्गेनिक कंपाउंड को जाहिर किया जा सकता है। उन फार्मूलाज के नाम क्या हैं? पहला जो फार्मूला है दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला, उनको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। दूसरा जो फार्मूला है वो कहलाता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। तीसरा कहलाता है कंडेंस्ड फार्मूला, और चौथा बेटा कहलाता है डॉट क्रॉस फार्मूला। अभी मैंने सिर्फ आपको इनके नाम बताए हैं, अगली स्लाइड्स में हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे कि ये होते क्या हैं। फिर सुन लें, 4 फार्मूलाज हैं जिनकी मदद से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को जाहिर कर सकते हैं। पहला फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला, देन स्ट्रक्चरल फार्मूला, देन कंडेंस्ड फार्मूला, एंड देन डॉट क्रॉस फार्मूला। अब बेटा हम इनकी डिटेल देखते हैं। तो पहली स्लाइड पे जो है, नेक्स्ट स्लाइड पे हम डिटेल देखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला की। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? द फार्मूला विच रिप्रेजेंट्स, ये वो फार्मूला है जो रिप्रेजेंट करता है, जो जाहिर करता है किसको? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स की असल तादाद को जाहिर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन का फार्मूला है C4H10। तो यह फार्मूला में बताता है कि इसमें कार्बन के 4 एटम हैं, हाइड्रोजन के 10 एटम हैं। सो सच टाइप ऑफ फार्मूला which tells us the actual number of atoms in a molecule that is called molecular formula। नेक्स्ट देखिए जी, स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है? ऐसा फार्मूला जो स्ट्रक्चर को जाहिर करता है। स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड रिप्रेजेंट्स द एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एटम्स। ये एग्जैक्ट अरेंजमेंट बताता है कि ये एटम आपस में जुड़े किस तरह हुए हैं। देखिए हमारे पास एन ब्यूटेन का फार्मूला है C4H10। अगर हम इनकी एग्जैक्ट अरेंजमेंट देखें तो इसमें कार्बन के 4 एटम एक स्ट्रेट लाइन में जुड़े हुए हैं, जबकि हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन से अटैच है। अगर इसको मैं सेपरेटली ड्रॉ करूं तो 4 कार्बन, 2, 3 और 4 कार्बन बजरिया कोवलेंट बॉन्ड जुड़ी हुई हैं, और यानी जो एंड वाली कार्बन हैं उनके साथ 3 हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड के जरिए अटैच हैं। ये देखें
3 हाइड्रोजन अटैच हो गए, इस एंड पर भी 3 हाइड्रोजन अटैच हो गए, और जो दरमियान वाली कार्बन हैं उनके साथ 2-2 हाइड्रोजन अटैच हैं। तो इस तरह का फार्मूला जो एटम्स की एक्चुअल अरेंजमेंट को जाहिर करे उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। आपके सामने जो फार्मूला लिखा हुआ है ये कहलाता है स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ब्यूटेन, एन ब्यूटेन। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है जी कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस का मतलब होता है इकट्ठा कर लेना, इकट्ठा कर लेना। अब यहां पर इकट्ठा कर लेना का मतलब क्या है, डेफिनेशन देखिए, द फार्मूला दैट इंडिकेट्स ग्रुप ऑफ एटम ज्वाइंट टुगेदर ईच कार्बन एटम इन अ स्ट्रेट चेन। अब इसमें हम क्या करते हैं कि स्ट्रेट चेन के अंदर कार्बन के जो 7 एटम्स अटैच हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं, यानी कार्बन की चेन हमने जाहिर करनी है, लेकिन हर कार्बन के साथ जो एटम्स अटैच है उनको हमने इकट्ठा कर लेना है। जैसे देखें ये फार्मूला आपके सामने, ये जो कंडेंस फार्मूला है वो है एन ब्यूटेन का। पहले हमने कहा था कि जो पहली कार्बन है उसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, पहले हमने तीनों के अलग-अलग बॉन्ड शो किए थे। अब हमने पहली कार्बन के साथ जो 3 हाइड्रोजन हैं उनको इकट्ठा कर लिया, CH3, फिर देखें CH2, फिर CH2 और एंड पर CH3। इस तरह देखें ये भी ब्यूटेन है, पहली कार्बन 3 हाइड्रोजन इकट्ठे कर लिए, दूसरी कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन इकट्ठे कर लिए, तीसरी कार्बन के साथ जो 2 एटम हाइड्रोजन के वो इकट्ठे कर लिए, और इसी तरह चौथी कार्बन के साथ भी जो हाइड्रोजन है उनको इकट्ठा कर लिया। तो ऐसा फार्मूला जिसमें हम स्ट्रेट चेन के अंदर कार्बन के एटम्स को इकट्ठा कर ले, कार्बन के साथ जो एटम अटैच है उनको इकट्ठा कर लेते हैं, वो क्या कहलाता है, कंडेंस्ड फार्मूला। नेक्स्ट चलें जी, डॉट क्रॉस फार्मूला। आपको पता है कि जो कोवलेंट बॉन्ड है दैट इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से वजूद में आता है। अब जाहिर है जब 2 एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, दूसरा एटम अपना इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। तो इस फार्मूला के अंदर हम दोनों के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को डॉट और क्रॉस से जाहिर करते हैं। एक एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो डॉट के साथ और जो दूसरे एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्रॉस के साथ जाहिर होता है। जैसे देखिए मेरे पास फार्मूला है मीथेन का, मीथेन में कार्बन के आखिरी शेल के अंदर जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये देखिए ये पहला इलेक्ट्रॉन ब्लू में शो कर लिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन का, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन का और ये चौथा इलेक्ट्रॉन कार्बन का, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p2, यानी आखिरी मदार में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन मैंने शो कर लिए। अब इसको अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए। तो ये 4 हाइड्रोजन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेगा और जो हाइड्रोजन के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम क्रॉस से जाहिर करते हैं। ये देखिए मैंने क्रॉस जाहिर कर लिया, रेड कलर का क्रॉस है। तो ये जो फार्मूला होता है जिसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक एटम के डॉट के साथ और दूसरे एटम के क्रॉस के साथ जाहिर करते हैं, उसको कहते हैं डॉट क्रॉस फार्मूला। द फार्मूला विच शोज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को जाहिर करता है बिटवीन वेरियस एटम्स इन वन मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के डिफरेंट एटम्स के दरमियान कैसे डॉट और क्रॉस के जरिए जाहिर करता है, उसको क्या कहते हैं, डॉट क्रॉस फार्मूला। नेक्स्ट देखिए जी, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इस टॉपिक में इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन किस तरह की जाती है। बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिफरेंट क्लासेस है, जो सबसे मेन क्लास है वो है ओपन चेन या ए साइक्लिक कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड वो होते हैं जिसमें कार्बन एटम जो हैं वो सीधी कार्बन की चेन्स बनाते हैं, स्ट्रेट चेन्स बनाते हैं, ठीक है। या ये जो चेन है ये स्ट्रेट भी हो सकती है और इसके साथ कोई ब्रांच भी अटैच हो सकती है, दोनों तरह से ये कंपाउंड फार्मूलाज बना सकते हैं। तो इनकी डेफिनेशन क्या होगी, ओपन चेन कंपाउंड्स आर दोज इन विच एंड कार्बन एटम्स आर नॉट ज्वाइंट विद ईच अदर, यानी जो आखिरी कार्बन एटम है दोनों एंड्स के ऊपर वो आगे जुड़े हुए नहीं है। जिस तरह ये देखिए ये भी एंड्स ओपन है, ये भी एंड ओपन है,
इस एंड ओपन होने की वजह से इनको ओपन चेन कंपाउंड्स कहा जाता है। ये चेन दो तरह की हो सकती हैं, ये चेन ब्रांच भी हो सकती हैं और स्ट्रेट भी हो सकती हैं। जिस तरह ये जो एग्जांपल है आपके सामने एन ब्यूटेन, ये जो एग्जांपल है एन ब्यूटेन, ये कहलाती है स्ट्रेट चेन, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक सीधी चेन है, कहीं पर भी ब्रांच नहीं लगी हुई। ये वाली जो कंपाउंड है कहलाता है आइसोब्यूटेन। अब इसमें देखिए कि एक स्ट्रेट चेन है कार्बन की 3 एटम की और साथ में एक मिथाइल ग्रुप की ब्रांच लगी हुई है। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं वो कहलाते हैं ब्रांच चेन कंपाउंड्स। तो ओपन चेन कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड जिनके जो अंदर कार्बन चेन्स हैं उनके एंड्स ओपन होते हैं, आगे कनेक्टेड नहीं होते। ये दो तरह के होते हैं, एक ओपन चेन और एक ब्रांच चेन। नेक्स्ट देखिए क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स, यानी जिनमें चेन जो है वो क्लोज होती है या वो साइक्लिक होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो कार्बन एटम्स हैं वो आपस में मिलकर रिंग बना लेते हैं। जैसे ये देखिए 4 कार्बन का एक रिंग बन गया, इसी तरह 5 कार्बन का रिंग बन गया, इसी तरह 6 कार्बन का रिंग हम बना सकते हैं, 6 कार्बन का रिंग बना सकते हैं। तो इसमें जो है वो कार्बन जो है वो रिंग बनाती है। तो ये कौन से होंगे? देयर आर दोज इन विच कार्बन एटम्स एट द एंड ऑफ चेन आर नॉट फ्री। जो कार्बन एटम है वो फ्री नहीं होते, बल्कि दे आर लिंक, वो जुड़े होते हैं टू फॉर्म अ रिंग, वो रिंग बनाने के लिए आपस में जुड़ जाते हैं। इनकी बेटा 2 आगे फर्दर टाइप्स हैं। एक है होमोसाइक्लिक कंपाउंड या जिनको कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं, और दूसरे होते हैं हेटेरोसाइक्लिक या कंपाउंड्स। तो जो क्लोज चेन कंपाउंड्स हैं उनकी आगे 2 टाइप्स हैं, एक होमोसाइक्लिक और दूसरे हेटेरोसाइक्लिक। इनकी बेटा हम अलग से डिटेल पढ़ते हैं कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं। देखिए होमोसाइक्लिक कंपाउंड वो होते हैं जिसमें तमाम एटम्स, रिंग के अंदर तमाम एटम्स कार्बन के हों, उनको हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि ये देखिए कार्बन, ये एक रिंग है, इसमें तमाम एटम्स कार्बन के हैं, तो ये क्या कहलाएगा? होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक। अब ये जो कार्बोसाइक्लिक है इसकी आगे 2 किस्में हैं, एक कहलाते हैं एरोमेटिक और दूसरे कहलाते हैं नॉन एरोमेटिक या एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग हो, जिनमें एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग। बेंजीन क्या होती है? जहां पर भी आप इस तरह का स्ट्रक्चर बना देख लें उसको हम बेंजीन कहते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर बना देख लें, दिस इज कॉल्ड बेंजीन, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 6 मेंबर्ड रिंग और 3 डबल बॉन्ड। ये जो स्ट्रक्चर है वो बेंजीन का स्ट्रक्चर है। अब यहां पर भी एक कार्बन है, 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 यहां पर भी एक कार्बन और यहां पर भी कार्बन है, और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड, इस कार्बन और कार्बन के डबल बॉन्ड और इस कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो बेंजीन का स्ट्रक्चर कहलाता है। ऐसे कंपाउंड जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग हो उसको कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जिस तरह देखें कंटेन ओनली 1 बेंजीन रिंग, यानी कंटेन एटलीस्ट कम से कम एक बेंजीन रिंग हो। दूसरे होते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड जिसके अंदर बेंजीन रिंग नहीं होता, दे डू नॉट कंटेन बेंजीन रिंग, उनको क्या कहेंगे? एलिसाइक्लिक। मिसाल के तौर पर अगर मैं दरमियान में रिंग ना डालूं, मैं जस्ट ये 6 कार्बन वाली शेप बना दूं, ये क्या कहलाएगा? हमारा 6 मेंबर्ड रिंग कहलाएगा, और ये कहलाता है हेक्सेन। ये कहलाता है हेक्सेन, इसको हेक्सेन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनमें रिंग के अंदर कार्बन के अलावा भी कोई एटम मौजूद हो उसको हम हेटेरोसाइक्लिक कहते हैं। डेफिनेशन देखिए, द साइक्लिक कंपाउंड्स दैट कंटेन्स 1 और मोर एटम,
एक या एक से ज्यादा एटम ऐसा होगा जो कार्बन नहीं होगा, अदर देन कार्बन एटम होगा इन द रिंग के अंदर। यानी रिंग के अंदर कार्बन के अलावा अगर कोई और एटम आ गया है तो फिर वो होमोसाइक्लिक नहीं बनता, फिर वो हेटेरोसाइक्लिक बन जाता है। जैसे देखिए मेरे पास एग्जांपल है पायरिडीन की। दिस इज द एग्जांपल ऑफ पायरिडीन। अब ये जो पायरिडीन है, ये इसमें यहां पर कार्बन, यहां पर भी कार्बन, यहां पर भी कार्बन, यहां पर भी कार्बन, यहां पर भी कार्बन, 5 मेंबर कार्बन है और जो छठा मेंबर है वो नाइट्रोजन है। तो जो छठा मेंबर है वो कार्बन की जगह पे कोई दूसरा एटम है जिसको हम हेटेरो एटम कहते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला है पायरिडीन का। यहां पर याद रखिएगा कि ये जो पायरिडीन है इसको सुई गैस में यूज किया जाता है, सुई गैस में, ताकि उसकी कोई स्मेल आ जाए। नॉर्मल जो सुई गैस होती है उसकी स्मेल नहीं होती, तो अगर स्मेल नहीं होगी तो जहां से लीकेज होगी मैं तो पता नहीं चलेगा कि कहां से लीकेज हो रही है। तो फिर उसकी स्मेल क्रिएट करने के लिए उसके अंदर हम पायरिडीन ऐड कर देते हैं। तो जो सुई गैस में जो स्मेल आती है वो इस कंपाउंड यानी पायरिडीन की है। एक और एग्जांपल देखिए, ये देखिए ये 5 मेंबर्ड रिंग है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, 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 और ये 5 मेंबर जो कार्बन रिंग है इसको कहते हैं फ्यूरेन। क्या कहते हैं? फ्यूरेन। ठीक है जी, तो फ्यूरेन भी एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की एग्जांपल है। इसके अलावा एक और देखिए पाइरोल। पाइरोल बिल्कुल फ्यूरेन की तरह है लेकिन जो एटम है वो नाइट्रोजन है, ये कहलाता है पाइरोल, दैट इज कॉल्ड पाइरोल। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आम जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो तकरीबन तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? पहले देखिए ओरिजिन, कहां पाए जाते हैं? लिविंग बॉडीज के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जमीन के अंदर भी पाए जाते हैं, और जमीन के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं वो भी और जो जिंदा जानदार थे जो मुर्दा हो गए थे जमीन के अंदर जाकर दफन हो गए थे उन्हीं से ही बनते हैं। जैसे कोल है, जैसे पेट्रोलियम है, जैसे गैस है, तो ये जो कंपाउंड्स हैं ये भी ओरिजिन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। कंपोजिशन बने किसके होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स के, और इनके डेरिवेटिव्स के हम पीछे पढ़ चुके हैं। कोवलेंट लिंकेज, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, और ये कोवलेंट बॉन्ड पोलर भी हो सकता है और नॉन पोलर भी हो सकता है। पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। सॉल्युबिलिटी, ये ऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ही हल होते हैं। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है वो वाटर के अंदर भी सॉल्युबल हो जाते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये नॉन कंडक्टर है क्योंकि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स या आयंस मौजूद नहीं होते। नेक्स्ट देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के 4 और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 5। पहला देखें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनके लो होते हैं और ये डीकंपोज हो जाते हैं एट हाई टेम्परेचर, यानी जैसे ही आप टेम्परेचर इनको हीट करते हैं तो ये डीकंपोज हो जाते हैं। इसके अलावा इनकी स्टेबिलिटी देखें, चूंकि ये ज्यादा हीट बर्दाश्त नहीं कर सकते इसलिए ये लेस स्टेबल है। कंबस्टिबिलिटी देखें, यानी कंबस्टिबिलिटी से मुराद है कि जलना ऑक्सीजन की मौजूदगी में। जब इनको ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो ये जलना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन है। ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन की परसेंटेज हाई होती है वो कंबस्टिबल होते हैं, यानी इनको जलाया जा सकता है। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनके अंदर कार्बन की जो परसेंटेज है वो हाई होती है, इस वजह से वो कंबस्टिबल होते हैं। आइसोमेरिज्म देखें, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो आइसोमेरिज्म का फिनोमिना शो करते हैं। आइसोमेरिज्म क्या होती है? ऐसा फिनोमिना जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास C4H10, ये ब्यूटेन का फार्मूला है, ब्यूटेन का C4H10। तो इस मॉलिक्यूलर फार्मूले से 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर बन सकते हैं। कौन कौन से बन सकते हैं? देखिए पहले स्ट्रक्चर देखिए CH3, CH2, CH2 और CH3, ये बन गया N ब्यूटेन। दूसरा स्ट्रक्चर देखें CH3, CH3, ये बनेगा CH3। अब यहां पर देखिए ये भी N ब्यूटेन है, ये भी N ब्यूटेन, ये भी ब्यूटेन, दोनों ब्यूटेन है। इसको कहते हैं आइसोब्यूटेन, यानी ब्यूटेन जैसी। अब देखें दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10 वो सेम है,
ये दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, जबकि ये जो फार्मूला स्ट्रक्चर ये आइसोब्यूटेन का है, ये है एन ब्यूटेन का। तो दोनों के स्ट्रक्चर जो है वो मुख्तलिफ है, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? आइसोमर्स। और ये फिनोमिना क्या कहलाता है? आइसोमरिज्म। नेक्स्ट देखें रेट ऑफ रिएक्शन। अब इनके अंदर चूंकि कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है और आपको पता है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसको ब्रेक करना मुश्किल है, इसलिए इनका जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो होते हैं, क्योंकि इनके अंदर तोड़ना, जो बॉन्ड को तोड़ना है वो मुश्किल होता है, टाइम लगता है, तो इसलिए रेट क्या होंगे? स्लो होंगे। और ये जो रिएक्शन है इनको करवाने के लिए स्पेसिफिक कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं, स्पेसिफिक कंडीशन रिक्वायर्ड होती हैं। उन कंडीशंस के बगैर ये नहीं करवाए जा सकते। स्पेसिफिक कंडीशन से क्या मुराद है कि हमें उनका जो प्रेशर है, जो टेम्परेचर है, या जो रिएजेंट वगैरह है वो मखसूस करने पड़ते हैं, तब जाके रिएक्शन होते हैं, उसको कहते हैं स्पेसिफिक कंडीशन। नेक्स्ट है जी सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्स कौन कौन से हैं? दो सोर्स हैं जी, एनिमल सोर्स है और प्लांट सोर्स है। पहले देखें प्लांट सोर्स में दो तरह के हो सकते हैं, एक होते हैं लिविंग प्लांट जो जिंदा है, दूसरे जो डेड प्लांट। डेड प्लांट वो हैं जो आज से लाखों साल पहले जो जिनकी डेथ हुई थी वो जमीन के अंदर दफन हो गए थे, ऊपर से प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ने के साथ साथ जो है वो उनके ऊपर टेम्परेचर बढ़ा, बायोकेमिकल रिएक्शन हुआ और वो जो डेड प्लांट्स हैं वो कन्वर्ट हो गए कोल के अंदर, पेट्रोलियम के अंदर और गैस के अंदर। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जो लिविंग प्लांट है उनसे हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, प्रोटीन्स मिलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वाइटामिन मिलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और ऑयल्स मिलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑयल्स के अंदर कौन कौन से शामिल हैं? पाम ऑयल, ऑलिव ऑयल, सोयाबीन, पीनट ऑयल और सनफ्लावर ऑयल। वाइटामिन में कौन कौन से जो फ्रूट हैं जिनसे मिलते हैं? एप्पल है, ऑरेंज है, बनाना से बहुत सारे आपके जो है वो फ्रूट्स हैं जिनसे आपको जो है ना वाइटामिन मिल सकते हैं। वाइटामिन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। प्रोटीन है ये हमें मिलती है दालों से और फलियों से, बीन्स और पल्सेस। और जो कार्बोहाइड्रेट है वो मिलती है अनाज से, सीरियल्स, जिसके अंदर वीट शामिल है, मेज मकई शामिल है, पोटैटोज आलू, बार्ले जौ और राइस जो है वो चावल शामिल है। जो एनिमल सोर्स है इसमें दो सोर्स हैं, एक है प्रोटीन का सोर्स और एक है फैट का सोर्स। प्रोटीन भी ऑर्गेनिक है और फैट भी ऑर्गेनिक है। प्रोटीन हमें कहां से हासिल होती है? एग से हासिल होती है। प्रोटीन हमें मटन, चिकन, बीफ, फिश, ये सारे सोर्स ऑफ प्रोटीन है। इसके अलावा जो फैट्स एंड ऑयल्स हैं वो मिल्क, बटर और चीज, इन तीनों से जो है वो हमें फैट्स और ऑयल हासिल होते हैं। तो बेटा ये है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहीं पे हमारा जो वो आज का लेक्चर एंड होता है। आई होप कि आपने अच्छे से लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा, और जो बच्चे लेक्चर्स को फॉलो करते हैं, कंप्लीट लेक्चर देखते हैं, उनको इस बात का पता है कि एट द एंड ऑफ एवरी लेक्चर हम जो है वो MCQs सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमें ये आइडिया हो सके कि जो हमने पढ़ा है वो हमें कितना अंडरस्टैंड हुआ है, और मुझे भी आइडिया हो सके कि जो मैंने पढ़ाया है उसकी कोई एप्लीकेशन है, आपके माइंड में उसकी एप्लीकेशन आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये एक किस्म की प्रैक्टिस होती है जो मैं आपको थोड़ी सी करवा देता हूं, बाकी आपने खुद प्रैक्टिस करनी होती है अपने कोर्स कंटेंट को देखकर। तो पहला क्वेश्चन देखिए, वाइटल फोर्स थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। वाइटल फोर्स थ्योरी बेटा ब्रजीलियस ने प्रपोज की थी, ये हमने पहली स्लाइड में पढ़ा था। सेकंड क्वेश्चन देखें, वाइटल फोर्स थ्योरी वाज रिजेक्टेड बाय। किसने रिजेक्ट की थी बेटा? वुलर ने रिजेक्ट की थी। कैसे रिजेक्ट हुई थी? जब वो अमोनियम सायानेट NH4CNO इसको हीट कर रहा था तो क्या बना? NH2 ट्वाइस CO। जब यूरिया बना तो यूरिया वाज द फर्स्ट कंपाउंड जो कि बना, तो ये पहला कंपाउंड जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर हुआ, दैट वाज प्रिपेयर्ड बाय वोलर। ईयर कौन सा था? 1828। याद रखिएगा, MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखें, Which of the following is not a heterocyclic compound? इनमें से कौन है जो हेट्रोसाइक्लिक नहीं है? ठीक है जी। तो इसमें देखिए मैं आपको आपके सामने स्ट्रक्चर बना देता हूं, आप खुद जज करेंगे कि कौन सा हेट्रोसाइक्लिक है कौन सा नहीं है। बेंजीन का स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं। बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। पायरोल का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह का है। पायरिडीन का 6 मेंबर्ड रिंग है और एक कॉर्नर पर नाइट्रोजन है, और फ्यूरेन का जो 5 मेंबर्ड है और एक का जो कॉर्नर है वो ऑक्सीजन के पास है। तो देखिए पायरिडीन भी जो है वो हेट्रोसाइक्लिक है, फ्यूरेन भी हेट्रोसाइक्लिक है, पायरोल भी। तो जो हमारा आंसर है वो बेंजीन बनता है। बेंजीन जो है वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है। फार्मूला ऑफ एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन का क्या फार्मूला होता है बेटा? एन ब्यूटेन का फार्मूला C4H10। 4 कार्बन वाला जो कंपाउंड है वो ब्यूटेन कहलाता है। नेक्स्ट देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी द सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स कौन सा नहीं हो सकता? प्लांट भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है, पल्सेस भी, एग्स भी। जो सैंड है SiO2 इट इज नॉट द सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बेटा यहाँ पर हमारा जो है वो आज का टॉपिक एंड हो गया है। आई होप कि आपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से ग्रैब किया होगा। आपने ये भी सीखा होगा कि हमने कॉन्सेप्ट्स को MCQ सॉल्व करने के लिए किस तरह अप्लाई करना है। तो बेटा यहाँ पर जो है वो हम आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। तो आखिरी बात जो मैं हर दफ़ा कहता हूँ कि MK प्रिपरेशंस, ये पीछे लिखा हुआ है MK प्रिपरेशंस। अगर आपने हमारा चैनल YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया तो पहला काम आपने ये करना है कि आप YouTube पर जाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन के बटन को भी दबाएंगे। इससे बेटा होगा क्या, इससे जो भी हमारी लेक्चर FSC का, मैट्रिक का, कोई भी सब्जेक्ट का जो लेक्चर है उसका नोटिफिकेशन आपको ठक करके आ जाएगा। यानी आप हमारे जो है वो आपके मोबाइल स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि अब नया लेक्चर MK प्रिपरेशन की तरफ से अपलोड हो गया हुआ है, तो आप उसको सुन सकते हैं। इसके अलावा बेटा फेसबुक पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सेम पेज है MK प्रिपरेशन के नाम से। हमारा जो MK प्रिपरेशन है एक एस्टेब्लिश्ड ऑनलाइन इदारा है जो पाकिस्तान के तमाम पब्लिक सर्विस कमीशन इंक्लूडिंग पंजाब, सिंध, KPK, बलोचिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन तमाम के जो एग्ज़ाम्स हैं, जो जॉब्स आती हैं, उनके एग्ज़ाम्स की हम ऑनलाइन तैयारी करवाते हैं। इसके अलावा NMD कैट हो जाए, FSC हो जाए, मैट्रिक हो जाए या इसके अलावा लेक्चरशिप की प्रिपरेशंस हो जाएं, उनकी हम ऑनलाइन प्रिपरेशन करवाते हैं। तो बेटा अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दिया गया नंबर 0342447091 इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली हमारे बैचेस चल रहे होते हैं। जो भी जॉब्स आई होती हैं उनसे रेलिवेंट हमारे जो बैचेस हैं या जो अपकमिंग जॉब्स हैं उनसे जो रेलेवेंट बैचेस हैं वो हमारे चल रहे होते हैं। तो आप हमसे रब्ता करके जो है वो उसकी रजिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो इसके साथ ही बेटा मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।